इस एपिसोड को शुरू करने से पहले TCS व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइस करता है, as the events in this case are extremely gore, brutal and horrifying, and the images following them are real and disturbing and can be emotionally difficult. So please watch this episode responsibly. 29 मार्च 1989, टोक्यो, जापान के कोटो वार्ड का एक सुनसान और कचरे से भरा कंस्ट्रक्शन साइट। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कई ऑफिसर्स एक भारी भरकम 55 गैलन के ऑयल ड्रम के चारों तरफ खड़े थे। ये ड्रम यहाँ कई महीनों से कचरे के ढेर के बीच में पड़ा था और किसी ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं था। लेकिन आज पुलिस यहाँ किसी टिप पर आई थी। उस ड्रम का वजन इतना ज़्यादा था कि उसे उठाने के लिए भारी मशीनरी बुलानी पड़ी। वो पूरा ड्रम ऊपर तक वेट कंक्रीट से भरकर सील किया गया था। जब एक्सपर्ट्स ने बहुत मुश्किल से उस सॉलिड कंक्रीट को काटना और तोड़ना शुरू किया तो अंदर से जो निकला उसने वहां खड़े सबसे एक्सपीरियंस पुलिस वाले की आंखों में से भी आंसू ला दिए। उस ठंडे पत्थर बन चुके सीमेंट के बीचों बीच थी एक 17 साल की लड़की की बॉडी। उसकी बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना भी नामुमकिन था। ये सिर्फ एक नहीं था, ये मॉडर्न क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में से एक था। एक ऐसा जिसने जापान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। लेट्स डाइव डीप इनटू द हैरोइंग एंड ट्रैजिक केस ऑफ जुंको फुरुता। वेलकम टू द क्राइम शो। कहानी की शुरुआत 1988 की सर्दियों में जापान के साइतामा प्रीफेक्चर के मिसातो शहर से होती है। जुंको फुरुता एक 17 साल की याशियो मिनामी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। अगर आप परफेक्ट शब्द को डिफाइन करना चाहें तो वो जुंको थी। वो एक पोलाइट, मेहनती और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। 1980s का वो दौर था जब जापान में टीनेजर्स में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और गैंग्स का क्रेज बढ़ रहा था। लेकिन जुंको इन सबसे बहुत दूर थी। शी वॉज अ परफेक्ट स्टूडेंट। वो अपनी फैमिली से प्यार करती थी और अपना पूरा फोकस अपने करियर पर ही रख रही थी। ग्रेजुएशन के बाद के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब भी सिक्योर कर ली थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आइडियल सिंगर बनने का ख्वाब देखती थी। अपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए और पैसे बचाने के लिए वो स्कूल के बाद शाम को एक लोकल प्लास्टिक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी। 25 नवंबर 1988 उस शाम सब कुछ जुंको के नॉर्मल रूटीन जैसा ही था। शाम को 5:30 बजे वो स्कूल से निकली, 6 बजे अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री पहुंची और रात 8 बजे उसने अपनी शिफ्ट खत्म की। वो बहुत जल्दी में थी क्योंकि उस रात उसके फेवरेट टीवी शो तोनबो का सीरीज फिनाले आने वाला था। रात के करीब 8:30 बजे वो अपनी ब्लू साइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अचानक से अंधेरे से एक लड़का बाहर निकला और उसने जुंको की साइकिल पर इतनी जोर से लात मारी कि वो मासूम लड़की ठंडी सड़क पर बुरी तरह गिर गई। लात मारते ही वो लड़का वहां से भाग गया और तभी वहां अचानक से हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का, जो उसे बताता है कि वो उसके स्कूल का सीनियर था, वो आया एक हीरो बनकर। उसने जुंको को उठाया, उस साइकिल गिराने वाले लड़के को गालियां भी दी और जुंको से कहा कि ये रास्ता सेफ नहीं है और वो उसे हिफाजत से उसके घर छोड़ देगा। डर और दर्द से कांपती हुई जुंको अब लाचार थी। वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसे उस अंधेरे में हिरोशी में उम्मीद दिखी और वो उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद ही जुंको को रियलाइज हुआ कि हिरोशी उसे घर की तरफ नहीं बल्कि एक सुनसान और एक अबैंडन्ड एरिया की तरफ ले जा रहा है। वो अबैंडन्ड वेयरहाउस पर जाके रुक जाता है। वहां पहुंचते ही हिरोशी ने जुंको को अपना असली चेहरा दिखाया। हिरोशी ने जुंको को याकुजा का डर दिखाया, धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो याकुजा उसकी फैमिली और पेरेंट्स को जिंदा काट देंगे। इस डर के साये में वो जुंको को एक होटल में ले गया और उसके साथ किया।
वो उस रात अंधेरे में छिपकर बैठा था किसी शिकार की तलाश में। हिरोशी एक स्कूल ड्रॉप आउट था और उसे बुलिंग करने का बहुत शौक था। वो हमेशा लोगों को डरा कर रखता था कि उसके कनेक्शंस याकुजा के साथ थे, जो जापान के सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। उसके साथ उसका 16 साल का दोस्त भी था, शिंजी मिनातो, और ये वही लड़का था जिसने जुंको की साइकिल पर लात मारी थी और जो वहां से भाग गया था। रात के 11:30 बजे हिरोशी ने अपने दोस्तों को ब्रैक करने के लिए फोन किया, जिसके बाद वहां 17 साल का जो उगुरा और 17 साल का याशुही वातानाबे भी आ गए। उन सब ने मिलकर जुंको के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और ओगुरा ने एक खौफनाक आइडिया दिया कि क्यों ना वो इसे अपने फन और प्रेशर के लिए अपने पास ही कैद करके रख लें। और यहाँ से शुरू हुआ जुंको फुरुता का 44 डेज का हेल। वो उसे टोक्यो के आयासे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद शिंजी मिनातो के 2 स्टोरी घर में ले गए और 2nd फ्लोर के एक कमरे में कैद कर दिया गया। जब 25 नवंबर की रात 11 बजे तक जुंको घर नहीं आई तो उसके पेरेंट्स पैनिक हो गए। उन्हें रास्ते में उसकी साइकिल और लॉक गिरा हुआ मिला। अगली सुबह उन्होंने मिसातो पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन 27 नवंबर को हिरोशी के ग्रुप ने एक ऐसी चाल चली जिसने पुलिस को पूरी तरह अंधा कर दिया। हिरोशी ने जुंको की गर्दन पर एक तेज चाकू रखा और उसे अपने पेरेंट्स को फोन करने पर मजबूर किया। जुंको ने रोते हुए वही कहा जो उसे बोलने को कहा गया था कि वो ठीक है, वो एक दोस्त के घर पर है और वो अपनी मर्जी से घर से भागी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दो। और जापानीज पुलिस ने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने इस केस को किडनैपिंग से बदलकर वॉलंटरी डिसअपीयरेंस की फाइल में डाल दिया। जुंको के बचने की आखिरी आस भी अब मिट चुकी थी। लेकिन इस केस का सबसे शॉकिंग और घिनौना हिस्सा वो 4 लड़के नहीं थे। सबसे बड़ा शौक ये था कि जिस घर में जुंको कैद थी उसमें शिंजो मिनातो, जो उसकी साइकिल को लात मार के भागा था, उसके पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई भी रहते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन सबको पता था कि ऊपर के कमरे में एक लड़की को किडनैप करके रखा गया है और उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मिनातो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था और वो अपने बड़े भाई और पेरेंट्स के साथ भी वायलेंस करता था। इसलिए वो मिनातो के गुस्से और हिरोशी की याकुजा कनेक्शन के डर से उसके परिवार ने ठीक वही किया जो उन्हें बोला गया। दैट इज दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू जुंको। जब ऊपर से जुंको के रोने की, चीखने की और दर्द की आवाज़ें आती थीं तो मिनातो के पेरेंट्स अपने टीवी का वॉल्यूम फुल कर देते थे ताकि उन्हें कुछ सुनाई ही ना दे। उन्होंने कभी 2nd फ्लोर पर पैर तक नहीं रखा। इस 44 दिन के नर्क में कुछ ऐसे पल आए थे जब जुंको बच सकती थी, लेकिन सिस्टम और सोसाइटी के इग्नोरेंस ने उसे भी नहीं होने दिया। पड़ोसियों को लगातार उस घर से रोने, भीख मांगने और अजीब म्यूजिक की आवाज़ें आती थी। जापान में उस वक्त सोशल हेजिटेशन और प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर ना करने की सोच ने भी इस ट्रेजेडी को और बढ़ा दिया। लेकिन एक दिन इन लड़कों ने अपने एक और दोस्त को घर बुलाया। उस दोस्त ने जब 2nd फ्लोर की हालत देखी तो वो डर गया था। उसने अपने बड़े भाई को बताया और उसके भाई ने अपने पेरेंट्स को बताया। उन पेरेंट्स ने दिसंबर में पुलिस को एक अनोनिमस कॉल भी किया था। 2 पुलिस ऑफिसर्स मिनातो के घर भी आए थे। मिनातो के पेरेंट्स बाहर निकले और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं है वहाँ, बच्चे ऊपर बस वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उसी की आवाज़ है। एंड द सैड पार्ट इज़ कि पुलिस ऑफिसर्स ने अंदर जाकर ऊपर का कमरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन्होंने रिपोर्ट पर रिजॉल्व लिखा और वहाँ से चले गए। जब लड़कों को इस पुलिस कॉल का पता चला तो उन्होंने सारा का सारा गुस्सा जुंको पर निकाला और उसका फिजिकल टॉर्चर और बढ़ा दिया गया। इन 44 दिनों में जुंको ने वो पीड़ाएं सही हैं जो सोच के परे हैं और सुनकर लगता है कि क्या ये सच में हो भी सकता है। इन 44 दिनों में उस मासूम के साथ 400 से ज़्यादा बार एक्सट्रीम नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल वायलेशंस किए गए। वो लड़के उसे इंसान नहीं, एक ह्यूमन पंचिंग बैग समझते थे। उसे बहुत देर तक छत से लटकाए रखते थे। उसके पेट पर हैवी डंबल्स और आयरन बॉल्स थ्रो करते थे। उसे घंटों तक गोल्फ क्लब्स, बैम्बू स्टिक, आयरन रॉड से बुरी तरह से पीटा जाता था।
उसे इतना मारा गया था कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से क्रश हो चुके थे एंड शी लॉस्ट हर ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। उसका खाना पीना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वो मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से मरने की कगार पर थी। उसे टॉयलेट तक जाने के लिए 1 घंटे तक जमीन पर रेंगना पड़ता था। टॉर्चर यही नहीं रुका, उन्होंने लाइटर और सिगरेट बट से उसकी बॉडी के सबसे सेंसिटिव और प्राइवेट पार्ट्स को जलाया, यहाँ तक कि उसकी आईलिड्स पर गर्म वैक्स टपकाया गया। उन्होंने उस पर एक्सट्रीम वायलेंस किया, जिसके डिटेल्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि हम उन्हें यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो उसे मैल नरिश और डिहाइड्रेटेड हालत में भी डांस करने के लिए बोलते थे, वो भी बिना कपड़ों के। एंड दिसंबर जैसे सर्दी वाले मौसम में भी वो उसे बहुत ही कम कपड़ों के साथ पूरी रात बालकनी में बंद कर कर रख देते थे। दिसंबर के आखिर में जुंको को एक और मौका मिला था अपने आप को बचाने का। वो किसी तरह कमरे से रेंगते हुए फोन की तरफ पहुंची। उसने नंबर डायल किया और पुलिस को फोन लगाया, पर इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाती, लड़कों ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने वापस कॉल किया तो हिरोशी ने फोन उठाया और कहा, सॉरी, वो बस एक मिस्टेक कॉल था। एंड गेस व्हाट, पुलिस ने दोबारा चेक ही नहीं किया। इसका पनिशमेंट भी उसे और भयंकर टॉर्चर के साथ झेलना पड़ा। जुंको की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। 4 जनवरी 1989 ये जुंको की कैद का आखिरी दिन था। उसकी हालत अब ऐसी थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इन्फेक्शन की वजह से उसे कन्वल्जन्स भी आ रहे थे। उस शाम वो चारों लड़के बहुत ज़्यादा अल्कोहल के नशे में थे और महाजोंग खेल रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती जुंको को भी खेलने पर मजबूर किया और इस खेल में एक अजीब इत्तेफाक हुआ। जुंको महाजोंग का एक चांस जीत गई। उसने हिरोशी को उस गेम में हरा दिया था। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन हिरोशी का ईगो इतना फ्रेजाइल था कि एक आधी मरी हुई लड़की से हारने पर उसका दिमाग फट पड़ा। अकॉर्डिंग टू हिरोशीज कन्फेशन, उसे लगा कि ये उसकी मर्दानगी पर एक चैलेंज है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझ आ गया था कि जुंको की हालत इतनी खराब है कि अब वो एंटरटेनिंग नहीं रही और अगर उन्होंने उसे बाहर जाने दिया तो वो सब जिंदगी भर के लिए जेल जाएंगे। रात के करीब 8 बजे उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खौफनाक हमला शुरू किया। अगले 2 घंटे तक उन्होंने उस आधी जान वाली लड़की के हाथ पैरों पर लाइटर फ्लूइड छिड़का और उसे जला दिया। बॉडी में इतने घाव थे कि उसमें से पस निकलने लग गया। वो करहा रही थी। इस घिनौने मंजर से बचने के लिए उन लड़कों ने अपने हाथों पर प्लास्टिक के बैग्स बांधे और उसे तब तक पीटते रहे जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गई। एक लड़की जो बस अपने काम से काम रखती थी, सबसे प्यार से रहती, वो बस इसलिए मारी गई क्योंकि कुछ फ्रेजाइल ईगो वाले लड़कों को अपना ईगो सैटिस्फाई करना था। 5 जनवरी 1989 अगली सुबह मिनातो के भाई ने ऊपर जाकर देखा तो जुंको मृत थी। शी वॉज डेड। उसने मिनातो को कॉल किया। जब ये चारों वापस आए तो उनके चेहरे पर रत्ती भर का अफसोस नहीं था। उनको बस इस बात का डर था कि बॉडी को कैसे छिपाया जाए। हिरोशी ने प्लान बनाया। वो एक दुकान पर गए और झूठ बोलकर एक बड़ा 55 गैलन का ऑयल ड्रम खरीदा। फिर हार्डवेयर स्टोर से वेट कंक्रीट मिक्स खरीदा। उन्होंने जुंको की बॉडी को ब्लैंकेट्स में लपेटकर उस ड्रम में डाला और इसी वक्त इन्होंने साइकोलॉजिकल क्रूएल्टी की सारी हदें पार कर दी। जिस टीवी शो तोनबो का आखिरी एपिसोड देखने के लिए जुंको उस रात जल्दी घर जा रही थी, उन्होंने उस शो की वीडियो टेप लाकर जुंको की लाश के ठीक बगल में उस ड्रम में डाल दी और ड्रम को ऊपर तक कंक्रीट से भर दिया। उस रात उन्होंने उस भारी ड्रम को ट्रक में लादा और वाकुसो के एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर कचरे के ढेर में फेंक दिया। उन्हें लगा उनका क्राइम हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन एक मुजरिम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अहंकार ही होता है। अपने क्राइम से इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद जनवरी के आखिर में हिरोशी और ओगुरा ने ठीक वैसे ही हरकत करके एक 19 साल की लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो लड़की किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और उसने तुरंत पुलिस को बताया।
दोनों उसी वक्त अरेस्ट हो गए। जब टोक्यो पुलिस हिरोशी से उस नई लड़की के किडनैप के बारे में इंटरोगेशन कर रही थी तो एक पुलिस वाले ने ऐसे ही किसी पुराने अनसॉल्व का जिक्र कर दिया। हिरोशी घबरा गया। उसे लगा कि ओगुरा ने पुलिस को जुंको फुरुता की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया है। इस फ्लॉड अजम्पशन के चलते हिरोशी ने बिना पूछे ही पूरा सच उगल दिया और उन्हें ड्रम की लोकेशन बता दी। 29 मार्च 1989 को वो ड्रम रिकवर हुआ और सारे लड़के अरेस्ट हो गए। जब इस केस की डिटेल्स पब्लिक हुई तो पूरा जापान हिल गया, लेकिन पब्लिक का खून तब खौला जब उन्हें जापान के शोएन हो यानी जुवेनाइल लॉ के बारे में पता चला, क्योंकि चारों के चारों लड़के 20 साल से कम उम्र के थे। उन्हें माइनर माना गया। लॉ के हिसाब से उनके नाम और फोटोज प्रेस में लीक नहीं किए जा सकते थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में उन्हें सिर्फ A, B, C और D बुलाया गया, जबकि दूसरी तरफ उस मासूम 17 साल की जुंको का नाम और उसकी हंसती हुई फोटो पूरे जापान के टीवी पर चल रही थी। मुजरिमों की प्राइवेसी बचाई जा रही थी और विक्टिम की इज्जत उछाली जा रही थी। इस नाइंसाफी को देखकर शुकुन बुनशुन नाम की एक मैगजीन ने कानून तोड़ दिया। उन्होंने चारों मुजरिम के असली नाम और फोटोज छापी। जब एडिटर से इसका कारण पूछा गया तो उसने एक ऐसी लाइन कही जो इतिहास में दर्ज हो गई, एंड आई कोट, बीस्ट डोंट हैव ह्यूमन राइट्स। लेकिन कोर्ट में इन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। जापान के नागयामा स्टैंडर्ड लॉ के मुताबिक अगर मर्डर में विक्टिम सिर्फ एक है तो डेथ पेनल्टी लगभग नामुमकिन है। इन्हें सिर्फ बॉडीली इंजरी रिजल्टिंग इन डेथ का चार्ज मिला। हिरोशी को 17 साल जो बाद में 20 साल हुई, ओगुरा को 5 साल जो बाद में 10 साल हुई, मिनातो को 5 जो बाद में 9 साल हुई और वातानाबे को 5 साल जो बाद में 7 साल हुई की सजा मिली। पब्लिक चीखती रही, रोती रही, पर सिस्टम ने इन दरिंदों को बचा लिया। जुंको की माँ इस इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें सिवियर मेंटल ब्रेकडाउन के चलते साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट करना पड़ा। जापान के जस्टिस सिस्टम को लगता था कि जेल का टाइम इन लड़कों को सुधार देगा, लेकिन वो कहावत है ना कि सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाओ वो जहर उगलेगा ही, और यही हकीकत साबित हुई, जिसे मीडिया ने डिफीट ऑफ द जुवेनाइल लॉ कहा। हिरोशी मियानो 20 साल की सजा काटकर 2009 में बाहर आया। उसने अपना नाम बदलकर योकोयामा रख दिया। उसमें रत्ती भर का भी पछतावा नहीं था। वो वापस याकुजा गैंग में शामिल हो गया, लग्जरी कार्स में घूमने लगा और 2013 में उसे बूढ़े लोगों से फ्रॉड करने के जुर्म में वापस अरेस्ट भी किया गया। शिंजी मिनातो, जिसके घर में ये सब हुआ था, रिलीज के बाद 2018 में वो 46 की एज का था। एक पार्किंग डिस्प्यूट में उसने एक आदमी पर लोहे के बैटन से हमला किया और चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। कोर्ट में इसने चिल्लाते हुए जज को गालियां दी और उसे आखिरी बार फिर से सजा मिली। जो ओगुरा ने रिलीज के बाद अपना नाम बदलकर कामिसाकु रख दिया, पर उसे लगता था कि सब इसके बारे में ही बातें करते हैं। उससे पैरानोया नाम की बीमारी हो गई थी। 2004 में इसने अपने एक दोस्त को बुरी तरह पीटा और बोस्ट किया कि वो पहले भी एक इंसान को मार चुका है और वो उसे भी मार देगा। इसके चक्कर में उसे फिर से जेल हुई और आखिर में जुलाई 2022 में 51 इयर्स की उम्र में वो अपने घर के बाथरूम में अकेला मरा हुआ मिला। उसकी बॉडी आधी टॉयलेट बोल के अंदर फंसी हुई थी। यासुशी वातानाबे सिर्फ यही था जो पुलिस से बचा रहा, लेकिन कर्मा यहाँ भी पहुंच गया। वो अपने घर के एक कमरे में पूरी जिंदगी कैद रहा। उसे एक न्यूरो डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज हो गया और पैसे ना होने की वजह से 2021 में उसकी मौत हो गई। भले ही जुंको फुरुता को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसकी चीखों ने जापान के लॉस को हमेशा के लिए हिला दिया। इस केस के बाद और 1997 के कोबी मर्डर्स के बाद जापान ने अपने जुवेनाइल लॉस को सख्त किया। नाबालिग की उम्र 16 से घटाकर 14 साल कर दी गई। विक्टिम्स की फैमिली को कोर्ट में बोलने का हक मिला और 2022 में लीगल एज ऑफ अडल्टहुड 20 से घटाकर 18 कर दी गई, ताकि 18 साल के मुजरिम पर डायरेक्टली अडल्ट्स की तरह केस चल सके। जुंको के हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे पर उसकी सीट खाली रखी गई थी। प्रिंसिपल ने आंसुओं के साथ उसकी डिग्री उसके रोते हुए पेरेंट्स के हाथों में दी थी।
आज भी उसके स्कूल में उसकी डेस्क की जगह एक छोटा सा मेमोरियल गार्डन है जहां नए बच्चों को उसकी स्टोरी सुनाई जाती है ताकि वो काइंडनेस सीख सकें। जिस कंपनी में वो जॉब करने वाली थी, उन्होंने उसकी यूनिफॉर्म आज भी एक म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी है। हर साल 4 जनवरी को जब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर भीड़ जमा होती है तो वहाँ फ्लावर्स रखकर लोग याद करते हैं उस 17 साल की मासूम लड़की को। एक लड़की जिसे आइडल सिंगर बनना था, एक लड़की जिसे सिर्फ अपने घर लौटकर अपना फेवरेट टीवी शो देखना था, लेकिन उसे मिला 44 दिन का नर्क। शी डिड नॉट डिजर्व दिस। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो, ताकि ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज हम आप तक लाते रहें। जापान के जुवेनाइल लॉस के चलते उन चारों को एक सिवियर पनिशमेंट नहीं मिला। क्या आपके हिसाब से पनिशमेंट एज से डिसाइड होना चाहिए या क्राइम से? शुड adult crimes have adult punishment? Let us know in the comments. Stay tuned, stay curious.